नमस्कार सभी को। स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। आज YouTube वीडियो के माध्यम से फर्स्ट ईयर के पेपर के अंतर्गत ही पहला पेपर प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें मुख्य विषय के रूप में है अपने मुख्य प्रकरण उससे रिलेटेड है, उसी में से एक प्राचीन भारत के इतिहास की बड़ी ही महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं प्रेरणास्पद व्यक्तित्व, जिससे हम सब भी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। किस तरह से शून्य से उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और सत्ता के शिखर तक पहुँचे। यही नहीं कि उन्होंने पूरे भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि यूनानियों को भी युद्ध में परास्त किया। एक ऐसी विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया कि जिसकी सीमाएं अंग्रेज भी ललचाते रहे। इतने बड़े साम्राज्य के लिए एक भौगोलिक सीमा उन्होंने पूरे भारत की अपने साम्राज्य के अंतर्गत ले आए। और साथ ही साथ जब जीवन का अंत आया तो राजत्याग छोड़ करके एक भिक्षु की भांति अपना जीवन व्यतीत किया। ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं चंद्रगुप्त मौर्य। नाम से आप सभी परिचित होंगे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, बिंदुसार के पिता, महान अशोक के दादा। और अशोक ने आगे चलकर जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखी, तो कहीं न कहीं उसके पीछे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन प्रणाली, इतना विस्तृत साम्राज्य, धन और साम्राज्य विस्तार की अशोक को चिंता नहीं थी। इसी कारण वो लोक कल्याण के बारे में, अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोच सका। तो आज का जो हमारा विषय है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सबसे पहले जब हम इतिहास देखते हैं तो आपके सामने सबसे पहले प्रश्न ये आता है, जैसे समाचार भी कभी आप कोई पढ़ते हैं तो पहले पूछते हैं कि ये आपको कहाँ से मिला। जैसे कई बार ऐसा होता है व्हाट्सएप पर और आप कई न्यूज़ देख लेते हैं, वो फेक निकलती है बाद में। तो स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है, ये इतिहास हमें सिखाता है। आज के हम भी देखते हैं कि युवा पीढ़ी कई बार ऐसा होती है कि सोशल मीडिया पर कुछ देख लिया उसे सच मान लेती है। जो भी खबर, जो भी आपके पास सूचना आई है, उसकी विश्वसनीयता कहाँ से हमें स्रोत से पता चलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने के, उसके इतिहास के बारे में जानने के स्रोत हमारे पास कौन कौन से हैं, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य जो संस्कृत में रचा गया था, उसमें पुराणों में भी विष्णु पुराण में मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ है मौर्य प्रशासन के बारे में जानने के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य प्राप्त किया था, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। बाकी उसके प्रशासन के बारे में जानने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, ये एक नाटक है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने नंदों का समूल नाश किया और सत्ता की प्राप्ति चंद्रगुप्त ने की। कौटिल्य का ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में भी कई बार जो अशोक के बारे में लिखा गया है तो उसके पूर्वजों के बारे में जानकारी दी गई है। महाबोधिवंश, दीपवंश, महावंश की टीका, दिव्यावदान आदि में। जैन ग्रंथ में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, इनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम यात्रा का, अंतिम समय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ ये हमारा सौभाग्य ही कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के हमारे पास स्रोत बहुत ज़्यादा हैं। ये तो थे भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ, लेकिन उस दौरान भारत जो है पश्चिमी देशों से भी संपर्क में था, यूनानियों से संपर्क में था। तो उनके भी कहीं कहीं विवरणों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में भी पता चलता है। और वो जब शासक बना उससे जस्ट पहले की भारत की परिस्थितियां कैसी थी उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें जो है सबसे पहले सिकंदर के समकालीन नियार्कस, ऑनोसेक्रिट्स और एरिस्टोबुलस, जो कि सिकंदर के साथ आए थे और उस दौरान उन्होंने लिखा है। तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना उससे जस्ट पहले क्या परिस्थितियां थी और कुछ चंद्रगुप्त मौर्य का भी वर्णन हमें मिलता है। इसके अलावा सिकंदर के बाद में जो उसके भारतीय प्रदेशों का सेनापति था सेल्यूकस, उसका जब चंद्रगुप्त से युद्ध हुआ उसके बाद जो संधि हुई, उसके परिणाम स्वरूप एक राजदूत के रूप में मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और कई वर्षों तक रहा। उसने अपने भारत के अनुभवों के आधार पर एक पुस्तक की रचना की, इंडिका। मूल पुस्तक तो हमें अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन बाद के जो लेखक थे जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लिनी, इन सब ने इस इंडिका के उद्धरण जो है अपनी पुस्तकों में कहीं ना कहीं सम्मिलित किए हैं।
इसके अलावा जब अभिलेख की बात करते हैं तो अशोक के बारे में तो हमें अभिलेख जो है जानकारी देते ही देते हैं, लेकिन एक अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, क्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन में सौराष्ट्र था और वहाँ उसने जो है एक झील का निर्माण करवाया था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नर व्यवस्था की जानकारी मिलती है और ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य जो है पश्चिम तक भी, गुजरात तक, दक्कन तक छाया हुआ था। ये तो थे चंद्रगुप्त के इतिहास के बारे में जानने के लिए मुख्य रूप से स्रोत कौन कौन से हैं। अब हम आ जाते हैं उसकी उत्पत्ति संबंधी विवाद पर, जो कि आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है। बच्चों, दिक्कत यह है हमारे साथ कि इसके चंद्रगुप्त के पिता के बारे में किसी भी साक्ष्य से कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिलती है। तो उस दौरान चंद्रगुप्त के समकालीन जो था उसमें तो सिर्फ एक अर्थशास्त्र था जो समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई रचना थी। बाकी विदेशी थे तो उनको ना जातियों के बारे में कुछ पता था, ना क्षत्रिय वर्ण के बारे में पता था, उनके विवरण भी प्रामाणिक नहीं है। और बाद में जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ लिखे गए उनमें अलग अलग व्याख्या की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, शूद्र था या वैश्य था। तो पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग क्या पक्ष चले आ रहे हैं और उनके जो पक्ष में तर्क और जो उनके विपक्ष में तर्क है उसकी उत्पत्ति के बारे में, उस पर अपन बात कर लेते हैं। पहले आ जाते हैं अपन ब्राह्मण साहित्य पे। ज़्यादातर जो ब्राह्मण पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें जो है नंदों को तो शूद्र बताया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि चंद्रगुप्त जो है वो नंदराज की एक उपपत्नी मुरा से उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, जो कि संस्कृत में एक नाटक लिखा गया था, मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र बताया गया है। इस तरह से ये जो संस्कृत के जितने नाटक हैं उनमें प्रयास ये किया गया है कि चंद्रगुप्त को जो है नंद वंश का ही बताया जाए। इसमें सोमदेव का कथा सरित सागर और श्रेमेंद्र की वृहद कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण है। ये हालांकि काल्पनिक कथाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को नंदों का तरह शूद्र ही बताती है। अब शूद्र उत्पत्ति के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा कल्पना पर आधारित होता है। जितने पुराण, जैसा मैंने बताया, विष्णु पुराण मौर्यों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें जो है चंद्रगुप्त की जाति के बारे में बिल्कुल चुप रहते हैं और सारे जो ब्राह्मण साहित्य है सभी में नंदों को शूद्र कहा गया है। तो अगर चंद्रगुप्त नंद का ही कोई रिश्तेदार होता, धनानंद का, महापद्मानंद का, चाहे वो पुत्र हो, पौत्र हो, अवैध पुत्र हो, कुछ भी हो, तो वो भी डेफिनेटली शूद्र होता और ब्राह्मण साहित्य उसकी भी तीखे स्वरों में जो है आलोचना करते, जैसे कि उन्होंने नंदों की थी। तो ये इस बारे में चुप रह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात जो है कहने के लिए काफ़ी है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र तो कम से कम नहीं था। इसके अलावा मुद्रा राक्षस में जो है वो कहा गया है, चाणक्य ने उसको वृषल शब्द का उपयोग किया गया है। वृषल जो है ये शब्द ज़्यादातर अपने जाति से गिरे हुए या नीच जाति के लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस शब्द को लेकर भी आजकल के जो इतिहासकार हैं उनमें बड़ा विवाद है कि जो पदच्युत होता है, जो अपनी जाति से च्युत होता है, उसको वृषल कहा जाता है। अब बौद्ध साहित्य के बारे में आ जाते हैं। जैसा ब्राह्मण परंपरा में मौर्यों को शूद्र बताया गया है, उससे ठीक उलट बौद्ध परंपरा में इनको क्षत्रिय बताया गया है। यहाँ जो ऐसा बताया गया है, कहीं बताया गया है कि मौर्य जो है कपिलवस्तु के शाक्यों की एक शाखा है, शाखा के थे कपिलवस्तु के शाक्य। जैसे आप जानते हो गौतम बुद्ध भी जो है स्वयं उसी जाति के थे, तो इससे इनको जोड़ने की प्रयास किया गया है। इसके अलावा कई बार आता है कि कौशल नरेश के अत्याचारों से बचने के लिए जो कपिलवस्तु के शाक्य थे उनकी एक शाखा जो है हिमालय में एक सुरक्षित जगह पर आकर बस गई। वो जगह मोरों के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए जो है ये आगे चलकर मौर्य कहलाए। एक दूसरी कथा ये है कि मौर्य नगर का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि नगर जो है जिन ईंटों से बना था उनकी बनावट जो है मयूर की गर्दनों के समान थी, इसलिए इस नगर के निर्माता मौर्य कहलाए। बाकी जो बौद्ध ग्रंथ है बिना संदेह के चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय घोषित करते हैं। महाबोधि वंश उसे राजकुल से संबंधित बताता है। महापरिनिब्बाण सूत्र में मौर्यों को जो है पिप्पली वन का शासक बताया गया है और प्राचीन भारत में गणतंत्रीय पद्धति के जो राज्य है उन्हीं में से एक पिप्पली वन के मौर्य भी थे। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि हो सकता है कि जब वो जन्मा तब उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय परिवार से संबंधित था।
जैन साहित्य की हम बात आ जाते हैं। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, जो कि समकालीन कह सकते हैं, हेमचंद्र कहीं न कहीं उसका था। उसमें जो है चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को बार बार यही कहा गया है कि मोर जो पालते थे उनके गांव का मुखिया उसके कुल में उत्पन्न बताया गया है। इस तरह से ये भी उल्लेखनीय है कि जैन ग्रंथ भी नंदों को शूद्र बताते हैं, लेकिन मौर्यों को शूद्र नहीं बताते। इस प्रकार जैन और बौद्ध दोनों ही साक्ष्य मौर्यों को कहीं न कहीं मयूर से जोड़ा जाते हैं। इस मत की पुष्टि अशोक के लौर्यानंदन गढ़ के स्तंभ के नीचे मयूर की आकृति से भी की जाती है। मौर्यों का जो राजवंश का चिन्ह था, डायनेस्टिक एम्बलम था, उनका वंशीय चिन्ह था, वो मोर था। ये खोज जो है ग्रुनविडेल महोदय ने की है। लिख लीजिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मौर्यों का राजवंश का जो चिन्ह था वो क्या था, मोर, और खोज की थी इसकी ग्रुनविडेल ने। ये तो आ गया उनकी चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के बारे में विवाद। अब हम आ जाते हैं आरंभिक जीवन और सत्ता प्राप्ति के बारे में। तो उसके आरंभिक जीवन को जानने के लिए चाणक्य को जानना बहुत ज़रूरी है। आप सभी परिचित हैं वैसे तो चाणक्य की कहानी से, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य या कौटिल्य, असली नाम जिसका, जन्म का नाम विष्णुगुप्त था, ब्राह्मणों में बड़ा ही कुलश्रेष्ठ था। उस वक्त मगध का राज्य जो है भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। चाणक्य उसके दरबार में गया, धननंद जो कि नंदवंश का शासक था उसके समय, और अपने कुछ सलाह जो है प्रशासन के मामले में उसको देना चाहता था, लेकिन धननंद ने जो है उसको अपमानित करके पाटलिपुत्र में अपने महल से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। जब उसको बाहर निकला गया तो गंगा नदी के तट पर वो आया, और वहाँ जाकर के उसने जो है, उस वक्त ब्राह्मण जो बच्चों चोटी रखा करते थे सिर में, और चोटी को बांध करके, गांठ बांध करके उसमें रखते थे। तो चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने, कौटिल्य ने, आप कुछ भी कह सकते हो, उसने जो है वहीं अपनी बाल खुले छोड़ दिए और उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंदवंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपने बालों को बांधूंगा नहीं। वैसे चाणक्य बदले की भावना से तो त्रस्त था ही था, लेकिन उसके बदले की भावना में भी जो है सृजन था, विध्वंस की बात कहीं नहीं थी। चाणक्य ने सोचा कि नंदवंश के शासक को हटाने के लिए ज़रूरी है कि मैं उससे अधिक योग्य व्यक्ति को उसकी जगह राजा बनाऊं या शासक बनाऊं। तो ऐसे किसी योग्य शासक की तलाश में, जो भविष्य में होने वाला होगा, वो निकल पड़ा। कई जगह पर वो घूमा ताकि उसे ऐसा कोई युवा या बालक दिख जाए जो कि बड़ा ही ज्ञानी हो। इसी दौरान उसकी नज़र जो है चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसे कहा जाता है कि वो किसी क्षत्रिय वंश से ही संबंधित था और उसके राजवंश पर किसी दूसरे राजा ने अटैक किया। ये कहानी का ही एक भाग है। और जब उसकी माता गर्भवती थी तो वो किसी तरह बच करके निकल गई। उसके पिता वगैरह सब रिश्तेदार मारे गए। माता जो है वो गांव-गांव भटकती रही, अपनी पहचान छिपाती रही, लेकिन चंद्रगुप्त जो कि एक राजकुल से संबंधित था, उसके विलक्षण व्यक्तित्व के सभी जो है उसके साथी भी कायल होने लगे। इसी दौरान चाणक्य जब घूम रहा था तब एक खेल हुआ करता था, उसमें राजकीलम, जिसमें एक व्यक्ति राजा की भूमिका निर्वाह करता था और बाकी सारे जो है दरबार सा उसमें लगाते थे। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना हुआ था। उसका जो व्यक्तित्व है, शारीरिक सौष्ठव है, जो उसके निर्णय लेने की क्षमता है, उससे चाणक्य प्रभावित हुआ और उसकी माता से जाकर के विनती की कि इस बालक को मुझे सौंप दीजिए, इससे भारतवर्ष का जो है भविष्य निर्धारित करना है। माता वैसे भी छुपाना ही चाहती थी अपने पुत्र को और उसने चाणक्य को उसे सौंप दिया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर तक्षशिला चला गया, जो कि उस समय का बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को तरह तरह की व्याकरण की, साहित्य की, युद्ध कला सभी की जो है शिक्षा दी जाने लगी। इसी दौरान कुछ यूनानी लेखकों के विवरण में आता है कि सिकंदर भी जब आक्रमण करने आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य उससे मिला था और उसकी जो स्पष्टवादिता थी उससे सिकंदर थोड़ा क्रोधित हो गया और उसे मारने के आदेश दिए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है सावधानीपूर्वक वहाँ से बच करके निकल गए। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा पूरी हो गई तब चाणक्य को उसे शासक बनवाना था। इतिहासकारों में इस विषय में थोड़ा सा मतभेद है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने सबसे पहले किससे युद्ध किया, लेकिन एक कहानी में एक बताया गया है कि पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पाटलिपुत्र पर हमला बोला और ऐसी सेना पर जिससे कि सिकंदर की सेना भी डर करके वापस चली गई थी, तो उनका हमला
विफल होना स्वाभाविक है। किसी तरह चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों अपनी जान बचा करके वहाँ से निकल लिए। फिर जहाँ कहते हैं कि एक बार वो कहीं रुके तो वहाँ घर में जो है खिचड़ी बनी हुई थी और बच्चा खेलते खेलते आया और खिचड़ी के आते ही बीचों बीच जो है प्लेट के उसने हाथ डाला और उसका हाथ जल गया। तो उसकी माता ने कहा कि कोनों से जो है ठंडी होती है खिचड़ी, वहाँ से खाओ। और वहीं से चाणक्य और चंद्रगुप्त के दिमाग में ये विचार आया कि क्यों नहीं हम सीमांत क्षेत्रों पर पहले हमला करें, अपनी शक्ति बढ़ाएं, सेना और धन हमें जब प्राप्त होगा तब जो है हम मगध पर भी आक्रमण कर लेंगे। तो इन लोगों ने पहले जो है पश्चिमोत्तर भारत पर अपनी सत्ता मजबूत की। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है। उससे पहले जस्ट सिकंदर आकर के जीत करके चला गया था और क्षेत्र जो है अस्त व्यस्तता से भरपूर था। इस सेना में जो सेना उसने इकट्ठा की उसमें अर्थशास्त्र के अनुसार 4 वर्ग के लोग, कुछ वर्ग के लोग थे, वो बता देती हूँ आप। चोर, म्लेच्छ, चोरगण, आट्विक यानी शिकारी जातियाँ और शस्त्रोपजीवी श्रेणी, इन सबको जो है पंजाब के जो गणजातीय लोग थे उन सबको इन्होंने इकट्ठा किया। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वत में एक राजा की भी मदद बताया गया है कि चंद्रगुप्त को पर्वतक नामक हिमालय के एक राजा से भी सहायता प्राप्त हुई। अब ये पर्वतक कौन था? कुछ लोग कह रहे हैं पोरस, कुछ लोग कह रहे हैं अभिसार के शासक के साथ में, लेकिन इसका समीकरण स्पष्ट रूप से हम किसी के साथ एक के साथ बिठा नहीं सकते। अब चंद्रगुप्त मौर्य की थोड़ी सी खुशकिस्मती यहाँ थी कि उस समय उसकी स्थिति अनुकूल थी। जैसे ही सिकंदर भारत से वापस लौटा तो भारत के जो उसके साम्राज्य थे वहाँ जगह जगह विद्रोह खड़े हो गए और जो यूनानी गवर्नर नियुक्त किए जा रहे थे उनकी हत्याएं होने लगी। इससे जो है आपस में विद्वेष और घृणा की भावना बढ़ी। 325 ईसा पूर्व में ऊपरी सिंधु घाटी में प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई और 323 में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो यहाँ जो है अस्त व्यस्तता का माहौल था, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, जिसने चंद्रगुप्त का काम सुगम कर दिया। जस्टिन लिखता है, बाद में उसने इंडिका से ही उदाहरण लिया है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जो अवतार फेंका और गवर्नरों की हत्या करवा दी। इन स्वतंत्रता का जन्मदाता था सैंड्रोकोट्स। बच्चों, सैंड्रोकोट्स या एड्रोकोट्स या सेड्रोकोट्स, ये जो है अलग अलग शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आए हैं और इन शब्दों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से जिन व्यक्ति ने सबसे पहले की वो थे विलियम जोन्स। ऐसा प्रतीत होता है कि फिलिप और सिकंदर की मृत्यु के काल में ही चंद्रगुप्त ने अपना जो प्लान पूरा बना लिया था। उसने सबसे पहले एक बड़ी सेना इकट्ठा की, अपने को राजा बनाया और सिकंदर और उसके बाद में जो उसके गवर्नर रह रहे थे उनके विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया। 317 ईसा पूर्व तक आते आते जो है बाहरी यूनानी गवर्नरों को उसने भारत से बाहर खदेड़ दिया और चंद्रगुप्त मौर्य सिंध और पंजाब का एक छत्र शासक बन करके बैठा। और उसके बाद में सिंध और पंजाब में जब उसने अपनी स्थिति मजबूत कर दी तो चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों मगध की तरफ आए। मगध में धननंद का शासक था। हालांकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसने जनता से इतने अधिक कर वसूले थे कि कहीं ना कहीं जनता में भी उसके प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया था। चाणक्य भी उससे जो बदला लेना ही चाहता था। अब उनका युद्ध जो है किस तरह हुआ इसके बारे में हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कुछ बौद्ध ग्रंथ लिखते हैं कि युद्ध में पराजित होने के बाद में नंद वंश के राजा को कहा गया कि आप एक रथ में जितना अधिक धन लेके जा सकते हैं उतना लेके चले जाइए। तो जो धननंद था वो उस रथ में जितना सोना, अपनी पुत्री और एक अपने मंत्री को साथ लेकर के चला गया। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े राज्य पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। लेकिन उसकी सफलता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसकी सफलता की कहानी को हम आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए इसको देखिए और अपनी किताबों से चंद्रगुप्त मौर्य के जो पूरा पृष्ठभूमि है उसको रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।